गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा किरण प्रकीर्णन सिद्धांत पर आधारित था। रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की बौछार सोने के पतले पत्र में कर उससे प्राप्त परिणाम के आधार पर एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड का प्रायोगिक जो मॉडल था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने नाभिक की परिकल्पना की थी, लेकिन बच्चों इसके बावजूद भी रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल में दो कमियां थी। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए और साथ ही साथ रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाए। इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अगला परमाणु मॉडल लिया, जो कि उस समय चल रहे विभिन्न प्रयोगों पर आधारित था। बोर ने 5 तथ्यों को दिया और उसी के आधार पर परमाणु की संरचना को भी समझाने का प्रयास किया। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। सबसे पहले मैं चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगी, उसके बाद उसके प्रमुख बिंदुओं को लिखकर बताऊंगी। बोर ने बताया कि किसी भी परमाणु में सबसे भीतर गोल छोटा सा एक नाभिक पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसी भी परमाणु का नाभिक सबसे मध्य में होता है, जो कि ठोस है, जिसमें पूरे प्रोटॉन पाए जाते हैं। बाकी बाहर का हिस्सा रिक्त होता है, ऐसा बोर ने कहा। बोर ने जो दूसरी बात कही वो ये था कि नाभिक के बाहर गोल वृत्ताकार कक्ष पाए जाते हैं। इन्हीं कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बोर का कहना था बच्चों। मैं अब उसको लिखकर साथ में समझाते हुए जाऊंगी। जो पहली बात ये थी कि किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और उसका बाहर का हिस्सा रिक्त या खोखला है। उन्होंने ये भी बताया था कि इस नाभिक के चारों तरफ कक्ष होते हैं। ये कक्ष है बच्चों, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेल भी कह सकते हैं। इन शेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या इन शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन शेल में चक्कर लगाता है और लगातार घूर्णन करता रहता है। ये बोर के मॉडल का पहला तथ्य है। ओके, अगली बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में घूर्णन करता है तो वो उस पर 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों बलों के कारण इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में संतुलित होकर घूमता रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इसलिए संतुलित होकर घूमता है क्योंकि उसमें 2 प्रकार के बलों का संतुलन होता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्र बल। ये था बच्चों बोर के मॉडल का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था बच्चों, बोर ने ये बताया कि किसी भी परमाणु में नाभिक के बाहर कक्ष की संख्या असंख्य होती है। कक्ष की संख्या असंख्य होती है, मतलब अनगिनत कक्ष पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्ष में घूमता है जिनके कोणीय संवेग NH/2π का मान पूर्णांक में होता है। बच्चों, नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे कक्ष हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्ष में घूर्णन करेगा जिनके कोणीय संवेग NH/2π का मान पूर्णांक में आए। और बच्चों चलते चौथे बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बोर ने यह भी बताया कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है, अर्थात जिनके कोणीय संवेग का मान पूर्णांक में आता है, उन कक्षा को स्थायी ऊर्जा कक्ष कहते हैं। उन कक्षाओं को स्थायी ऊर्जा कक्ष कहा जाता है। आखिरी बात जो बोर ने बताई, उन्होंने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते हैं
तो वो ऊर्जा को ग्रहण करके या ऊर्जा का निष्कासन करके ऊपर वाले कक्षाओं में या नीचे वाले कक्षाओं में आ जा सकते हैं, लेकिन वो वापस अपनी मूल स्थिति में जरूर आएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन हो सकता है, वो ऊपर के कक्ष में या ऊर्जा का निष्कासन करके नीचे के कक्ष में आ सकते हैं। बच्चों, ये थे बोर के परमाणु मॉडल के 5 तथ्य। बोर ने बच्चों नाभिक के चारों तरफ जो कक्ष बताए उन कक्ष का नामकरण भी किया। उन्होंने कक्ष को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर KLM से इसको नामकरण भी किया। बच्चों, इसका नामकरण और उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण। और इसको समझाया था बच्चों बोर और बरी ने, जो बोर बरी स्कीम कहलाती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बोर बरी स्कीम को समझने का कोशिश करते हैं। बोर बरी ने बताया, जो पहली और महत्वपूर्ण बात बोर बरी ने जो बताया, उन्होंने बोला कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से ज्यादा नहीं होगी। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से ज्यादा नहीं होगी। जहां जो n है बच्चों वो कक्ष का क्रम दिखाता है। जैसे बच्चों, यदि ये नाभिक है और अगर ये पहला कक्ष है तो n का मान 1, अगर ये दूसरा कक्ष है तो n का मान 2, और अगर ये तीसरा कक्ष है तो n का मान 3 होगा। अगर हम पहले कक्ष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालें तो देखो बच्चों इस प्रकार से निकाल सकते हैं। n की जगह 1 रख दिए तो देखो बच्चों 1 का 1 ही आएगा, ये आएगा 2। मतलब पहले वाले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे में कैलकुलेट करके देखते हैं, 2n²। दूसरे कक्ष के लिए 2 × 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 आएगा बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकंड कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, ऐसा बोर ने कहा। इस प्रकार बच्चों अगर हम तीसरे कक्षा और चौथे कक्ष के लिए भी निकाल के देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों 2 × 3 का वर्ग 9 आएगा बच्चों, और तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और चौथे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 आएगी। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में नहीं रह सकते। पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्ष में 18 और चौथे कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, जो कि इस फॉर्मूला से निकला बच्चों। अच्छा बच्चों, आगे हम देखते हैं बच्चों जो सबसे बाह्य कक्षक जहां पर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस बाह्य कक्षक को संयोजी कक्ष कहा जाता है, और वहां पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब आउटर शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वैलेंस शेल कहलाएगा, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये था बच्चों बोर बरी का जो स्कीम का पहला पॉइंट कि हर कक्ष में 2n² के नियम के तहत इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगला चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट। बच्चों सेकंड पॉइंट कहता है कि किसी भी परमाणु में या किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षक में सबसे आउटर शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी भी परमाणु के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। सबसे बाह्य कक्षक में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। बच्चों इसका एक आध अपवाद है, जब मैं उदाहरण बताऊंगी तब इसके
एक्सेप्शन को दिखाऊंगी। अभी फिलहाल तो इतना ही समझिए। अब इसके तीसरे बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तो ये अगला नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्रम से भरती है। किसी भी परमाणु में कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्रम से भरती है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन अंदर के कक्ष में भरेगा, जब अंदर का कक्ष भर जाएगा तब बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इनर शेल कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में जाएंगे। अंदर का शेल अधूरा रहकर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन क्रम से भरते हैं, पहले अंदर के शेल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ही बाहर जाते हैं। आखिरी और चौथा नियम को देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखोगे बच्चों, एक नियम और हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों। बच्चों, ये जो बाहर का कक्ष होता है, मैंने सिखाया ये संयोजी कोश या बाह्य कोश कहलाता है, आउटर शेल और वैलेंस शेल कहलाता है। लेकिन उसके अंदर वाला जो शेल होता है बच्चों, इसको हम लोग पेनल्टीमेट कक्ष कहते हैं। किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कोश संयोजी कक्ष और उसके अंदर वाला कोश पेनल्टीमेट कोश कहलाता है। ये नियम इससे संबंधित है। जो चौथा नियम है वो पेनल्टीमेट कक्ष से संबंधित है। इन्होंने बोला कि अंतिम कोश में, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक बाहर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ना चले जाएं। देखो बच्चों, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक उसके बाहर के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। बच्चों, ये सब शब्द अभी कठिन लग रहे होंगे, लेकिन इन सभी बिंदुओं को जब मैं एग्जाम्पल पे अप्लाई करूंगी, उदाहरण में प्रदर्शित करूंगी, तब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। मैं इन चारों बिंदुओं को एक बार और दोहरा रही हूं, उसके बाद हम ढेर सारा उदाहरण करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को समझने का कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट था कि हर कक्ष में 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने गणना करके बताया, K वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, M वाले कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन और उसके आगे के कक्ष में 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। दूसरा बात जो ये कहा गया है कि कभी भी किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रह नहीं सकते। तीसरी बात ये कही गई कि इलेक्ट्रॉन क्रम से भरता है, अंदर भरते हुए जाता है तब बाहर भरता है। अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि किसी भी परमाणु में जब 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में हो जाते हैं, उसके बाद इस कक्ष में 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसके बाह्य कोश में और उसके बाहर वाले कोश में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ना चले जाएं। बच्चों, ये थे बच्चों बोरमरी की स्कीम, ये इसके पॉइंट्स थे। अब हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे तत्व से चलते हैं, हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1। बच्चों, बोरमरी स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी जानकारी हमको आवश्यक है। देखो बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है, बंटवारा करते हैं। बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित ही वो पहले
कक्ष में ही जाएगा। मतलब अगर नाभिक है तो नाभिक के पहले कक्ष में ही ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये देखो बच्चों, ये है बोरबरी का इलेक्ट्रॉन विभाजन और ये है इसका चित्र। मुझे लगता है आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले ही कक्ष में जाएगा। दूसरा चलते हैं बच्चों, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। आप जानते हैं बच्चों कि हमने सूत्र से निकाला था 2n²। पहले कक्ष में अधिकतम कितने जा सकते हैं हमने निकाला था 2। मैंने आपको सिखाया है पहले कक्ष में अधिकतम 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इस क्रम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बच्चों देखिए, हीलियम में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो तय है कि वो भी नाभिक से पहले कक्ष में ही इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बच्चों आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, जो अधिकतम संख्या है वो आप याद रखिए, तब बड़े आसानी से आप ये इलेक्ट्रॉन का विभाजन कर लेंगे और चित्र भी बना लेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला देखते हैं। बच्चों मैं इसको ऊपर लिख दे रही हूं ताकि आप लोग को अभी चित्र को समझने में आसानी हो। अब बच्चों हम लोग बनाएंगे लिथियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। नाभिक जिसमें प्रोटॉन। अब देखिए बच्चों, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, इसको विभाजन करते हैं। पहले में अधिकतम 2 जाता है, 2 गया, बच कितना गया? 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर जाएगा। मतलब K वाले कक्ष में 2 जाएगा और L वाले कक्ष में 1 जाएगा। K वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और L वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग K कक्ष बोलते हैं और दूसरे कक्ष में जिसका नाम L है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगला चलते हैं बच्चों, थोड़ा बड़ा उदाहरण देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं सोडियम, परमाणु क्रमांक 11। पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद चित्र बनाएंगे। बच्चों हम सीख चुके, ये हमारे पास लिखा हुआ है। पहले कक्ष की अधिकतम जो स्ट्रेंथ है, जितना वो भर सकता है वो है 2। दूसरे कक्ष का अधिकतम स्ट्रेंथ है बच्चों 8। अब जोड़ के देखो बच्चों, 8 और 2 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि तीसरे कक्ष में चला जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का विभाजन हो गया सोडियम के लिए। पहले K कक्ष में 2, L कक्ष में 8 और M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम चित्र बनाएंगे बच्चों तो ऐसा बनेगा। ये देखिए, पहले कक्ष में जिसको K कक्ष बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा जा नहीं सकते, और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो बच्चों, अब आप लोग कुछ उदाहरण बना के देखिएगा, जैसे क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12 का बना के देखिएगा, एल्युमिनियम 13 बना के देखिएगा। इसको करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं फिर से एक आध बार उसको समझाती हूँ। और बच्चों इस नियम के द्वारा आपको बोरबरी की स्कीम के जो 4 पॉइंट्स आप देखे, वो पॉइंट्स भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि पहले कक्ष में अधिकतम 2 जाएंगे, 8 जाएंगे, तीसरे कक्ष में 18 और चौथे कक्ष में अधिकतम 32। फिर ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन क्रमानुसार भरते हैं, पहले अंदर भरेगा उसके बाद बाहर भरेगा। फिर तीसरा हमने सीखा था कि 8 हो जाने के बाद अगले कक्ष में जा सकता है। ये देखिए बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम लोग कुछ जो चौथा नियम था जिसमें पेनल्टीमेट कक्ष का उल्लेख था, उसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसको मैं समझाऊंगी बच्चों कैल्शियम से, जिसका परमाणु क्रमांक है 2। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये बोरबरी के स्कीम के चौथे नियम को समझाएगा। देखिए बच्चों, 20 इलेक्ट्रॉन भरने किसी परमाणु में, नियमतः पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमने निकाला है। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके बच्चों, देखो बच्चों, तीसरे में 18 भर सकता है।
लेकिन चौथा नियम यह सिखाता है कि तीसरे कक्ष में 8 जाने के बाद तब तक अगला इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा जब तक बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ना चला जाए, 1 या 2 वहां चला जाएगा, उसके बाद ही यहां भरना चालू होगा। मतलब देखिए बच्चों, यहां पर आप इसको 10 नहीं भर सकते, ये गलत हो जाएगा, जबकि इसकी कैपेसिटी 18 की है, लेकिन आप यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। बोर ने बोला कि बाह्य कक्ष में 8 जाने के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उसके बाहर 2 भर जाए। 2 भर जाने के बाद वो अगला जा सकता है, लेकिन उसके पहले नहीं जा सकता। देखिए बच्चों, अब गिन के देखिए, 8 2 10 10 20 हो गया। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पोटेशियम का बना के देखते हैं, क्योंकि ये विभाजन अगर आप कर लिए तो चित्र बनाना बहुत आसान है। देखिए पोटेशियम 19, ये देखिए 2 8 जाएगा, नियम से बिल्कुल सही। तीसरा में कैपेसिटी 18 की है और हमारे पास बचा है 9 इलेक्ट्रॉन। 9 ऐसा नहीं लिख सकते, गलत है। तीसरे में 8 जाने के बाद उसके बाहर के कक्षक में हमको अधिकतम 2 देने पड़ेंगे, तभी हम वापस इसको भर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बच गया 8 2 10 18, 1 ही बच गया। ये देखो बच्चों, ये पोटेशियम का हो गया। चलो थोड़ा और कठिन एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 21 स्कैंडियम 21, ये देखिए बच्चों, बांटिए 2 8, इसमें 8 ही अभी रखिए। 8 रखने के बाद नियम कहता है तब तक इसमें वापस भरना चालू नहीं होगा जब तक बाहर में कम से कम 2 ना चला जाए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 2 हम भर दिए, गिनो 8 2 10, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, हमको 21 भरना है। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 जाने के बाद ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ 2 भरने के बाद फिर ये भर सकता है, 18 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये 2 भरे बिना यहाँ पर नहीं जा सकता, ये भर जाने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कब तक जा सकता है? जब तक 18 ना हो जाए। ओके, ये था बच्चों बोरबरी का चौथा नियम। इन चारों 3 उदाहरण के द्वारा बोरबरी के आपको चौथा नियम समझ में आ गया होगा। मतलब 8 जाने के बाद 9वां तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके बाहर वाले कक्ष में अधिकतम 2 ना चले जाए। अधिकतम 2 जाने के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है। मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब कुछ उदाहरणों को आप बनाकर देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉन का विभाजन कर पाएंगे। बच्चों, अब हम लोग अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों।